एवं गणमान्य बुद्धिजीवी प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित हैं। हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है और आपका विशेष परिचय तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आप एकदम बहुत बढ़िया ढंग से इसका संचालन कर रहे हैं, आपको नमन। बहुत महालक्ष्मी का रूप है। मैं ये थोड़ा करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने काफी ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन इस किताब का दे दिया। मैं थोड़ा सब्जेक्टिव करना चाहता हूँ। 10 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई। मैं इन्हें टेलीफोन किया। इनकी एक दो प्रति हमने इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पत्रिका ये चलाते हैं और चलाते थे भी पहले से, अंग्रेजी में थी। तो मैंने उसको पढ़ा। उन्होंने किस तरह से भारत के इकोनॉमी को हिट किया है, टू द पॉइंट, मार्स मैन की तरह। तो परिचय मुझे नहीं थी। हम कहेंगे ये पत्रिका तो बहुत अच्छी है, एकदम टॉपिकल, ट्रू टू द नीड ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा है। और कैसे इन्होंने एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर हिट किया है, मुझे स्ट्राइक किया कि नहीं, ही इज ए मैन ऑफ सम कैलिबर एंड सम इंसाइट। इंसाइट कहना आज के संदर्भ में ज्यादा जरूरी है। कैलिबर तो खैर अभी बहुत तरह के कैलिबर को हमने देखा, लेकिन इंसाइट की जो जरूरत है, इंट्यूशन की जरूरत है, वो इस जमाने को बदलने की काफी जरूरत है। हमने इनसे बात की। मनोहर जी, मैं तो अभी मेरा उम्र 78 साल का है, तो उस वक्त हमारा 67 था। तो मैं इनको कहा कि आपने तो बहुत बढ़िया मैगजीन चला रहा है, इसको तो काफी इंकरेजमेंट मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपसे मिलना चाहूंगा, चाहे आप हमको बुलाएं, चाहे आप हमसे मिलें। मैं उस समय अभी भी छतरपुर एरिया में रहता हूँ, दक्षिण दिल्ली में। मैं उन्हें बुलाया, बड़ी कृपा करके वो छतरपुर हमसे मिलने के लिए आए और बातचीत हुई। हमने देखा कि इनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, उम्र भी अच्छा है। हमको इन्होंने विस्तार से बताया कि मैगजीन तो एक पक्ष है हमारा जो चल रहा हूँ, ये हमारा कैरियर है, ये तो बहुत दिन से मैं चला रहा हूँ और कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये विशिष्ट मटेरियल सब हमने जमा करके रखा है गत अपने पूरे कैरियर के दरमियान। क्या क्या है और उन्होंने बताया। इन्होंने मुख्य रूप से हमको बताया कि करप्शन के ऊपर हमने एक इंसाइक्लोपीडिक कलेक्शन हमारे पास जो है जमा हो चुका है। तो हमने किस संदर्भ में, 16 संदर्भ इन्होंने बखान किया। हमने कहा ये तो आपके पास गोल्ड माइन पड़ा हुआ है, आप क्यों छिपा करके रखे हुए हैं? महाभारत भी जब शुरू हुआ था, कृष्ण भले ही उसके पिभट थे, उसके नायक समझे जाते हैं, और जब महाभारत उन्हें शुरू करना था तो एक तरफ जो है पांडव थे और एक तरफ कौरव थे। कौरव पावर एंड अथॉरिटी में विश्वास करते थे और पांडव सच्चाई और ईमानदारी और मेहनत में विश्वास करते थे। ये दो पक्ष वहां खड़ा था। पांडवों के पक्ष को पक्षधर कृष्ण खुद आए और उन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार किया। हमने कहा कि वो बैकग्राउंड तो आपके पास तैयार है, जो फाइनल महाभारत लड़ी जा रही है, जो कि भारत को एक नया रूप देगा, उसका तो एक पृष्ठभूमि आपके पास एक गोल्ड माइन के रूप में पड़ा हुआ है। ये उसको संयोग करके नहीं निकाल रहे थे। मैंने इनको बार बार किंडल किया, गोल्ड किया। अल्टीमेटली ये तैयार हुआ कि नहीं ठीक है, आप कहते हैं तो मैं ये काम शुरू करता हूं। मैंने कहा आप एकदम जितना जल्दी हो सके शुरू करिए। और इन्होंने जो है पहली पुस्तक जो है क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन द न्यूट्रल पाथ। न्यूट्रल पाथ मतलब पार्टी लाइन से हट के। अभी तक जितना भी करप्शन का के ऊपर में बात हुई है, चर्चाएं हुई है, रेफरेंसेस
दिए गए हैं पॉलिटिक्स के, इंडियन पॉलिटिक्स के संदर्भ में। और इंडियन पॉलिटिक्स कितना रॉटन है, स्वार्थ परक है, ये तो आप लोग जानते हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए इन्होंने ओनली न्यूट्रल पाथ उसमें जोड़ा। ये कोई पार्टी एफिलिएशन चाहे कोई पार्टी काम नहीं है, इन बहुत सारगर्भित काम किए। एनर्जी लेवल तो इनका बहुत अच्छा था, काम भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था। और उन्होंने जो दिमाग लगाया कि इस संदर्भ में जो मैंने कहा कि महाभारत की पृष्ठभूमि रची जानी है, इन्होंने इस पर एकदम आप समझ लीजिए इनका दिमाग कितना सुलझा हुआ, कितना सही है। मैं तो इस हालत में नहीं हूं कि मैं इन्हें इनकरेजमेंट कर सकूं, क्योंकि मैं एक समझिए रिटायर्ड लाइफ में पटना में एक स्कूल का संचालन करता था। तो उसके बाद जब हमारी 2 बेटियां हैं, वहां पर एक बेटी सेंट जेवियर स्कूल है वहां गांधी नगर, वहां पर टीचर है। दूसरी बेटी MA BEd करके, दोनों बेटियां MA BEd पटना यूनिवर्सिटी से की। और दूसरी डॉन बॉस्को दीघा में सीनियर ब्रांच जो है डॉन बॉस्को का, उसमें टीचर है। जब उन दोनों की शादी हो गई, हमारे बेटे नहीं हैं, हमने समझा कि चलो भगवान एक मनोहर मनोज जी को मेरे बेटे की रूप में दे दी। मुझे इन्हें इनकरेज करना चाहिए, तो मटेरियली तो नहीं लेकिन स्पिरिचुअली मैं जरूर इनके साथ मोरली समझिए बाउंड हूं, मटेरियली नहीं लेकिन मोरली। और मैं इनका जो स्कैनिंग आपके सामने प्रेजेंट किया है ये बहुत कम है, इसका डिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए। ये अर्जुन है, महाभारत के अर्जुन हम इनको मानते हैं और मान लिया। अभी पहली बार मैंने इसका रहस्योद्घाटन किया और हम समझते हैं कि इस भूमिका को ये जरूर पूरा करेंगे। और मैं अपने को कृष्ण के रूप में, कृष्ण आने वाला है कोई, हमको लगता है कि आने उपस्थित होने वाला है, अभी हुआ नहीं है लेकिन पृष्ठभूमि तैयार हो रही है एक्स ऑफिशियो। जब इसका पदभार कोई आदमी आकर के कृष्ण के रूप में कर लेंगे तो एक्चुअल महाभारत शुरू हो जाएगा। आप लोग बहुत नौजवान हैं, आप भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप ही में से कोई कृष्ण के रूप में आ जाए, खड़े हो जाए। उम्र की तकाजा नहीं है, उम्र कम भी हो सकती है, मनोहर जी से की उम्र कम भी हो सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन कृष्ण की भूमिका में उन्हें आना चाहिए, आना पड़ेगा। उसके लिए जो मटेरियल है मैं एक विजन इंडिया नाम की पुस्तक में दे दिया है। मैं खास करके मैं उसको 16 ईस्वी में शुरू किया, 2016 में उसको लिखना प्रारंभ दिल्ली में ही रह करके किया शुरू। 17 में मैंने उसका संपादन कर दिया। 18 के फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ में उसका कॉपीराइट भी हो गया, वो रखा हुआ है, लेकिन ये कन्फाइन में अभी रखा हुआ है क्योंकि उसको मैंने गीता माना। गीता तो तब है जबकि लोग कंफ्यूजन में, मन महाभारत शुरू हो जाएगी, कंफ्यूजन में लोग आ जाएंगे, किधर जाना चाहिए, 70 साल का पीछे का समय है और कैसे बीता और किस दिशा में भारत को कहां से कहां ले आया। अब आगे का दिशा क्या होगा उसमें कंफ्यूजन आएगा। कंफ्यूजन के समय जो उनको लाइट मिलनी चाहिए, उसके लिए गीता के रूप में मैं उस विजन इंडिया किताब को लिख करके रखा है। और वो खास करके मैं समझ रहा हूं कि जब महाभारत शुरू हो जाएगी, कृष्ण आ जाएंगे, तब कृष्ण कोई कान को भरने के लिए मैं वो किताब दूंगा। मैं उसको समझ रहा हूं कि ठीक है, अभी जहां है वहां रहे, समय की हम तकालत कर रहे हैं, समय आने वाला है, महाभारत भी शुरू होने वाला है। जब महाभारत शुरू हो जाएगी तो मैं उस किताब को दे दूंगा। अब देखिए भगवान के हाथ में कब वो बाहर निकलेगी, तो गीता के रूप में उसको, लेकिन महाभारत उसके पहले तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि महाभारत लड़ी जा रही थी। तो जैसा हिस्ट्री है माइथोलॉजी के हिसाब से, उसके संदर्भ में ही उसको प्रस्तुत किया गया था गीता को। जब मेन जो उसके नायक थे अर्जुन जब कंफ्यूज हो गए, जब सारा चीज धराशायी होने की स्थिति में आ गए, तो उनके आंख को खोलने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए गीता नाम की पुस्तक को उन्होंने
गीता को उन्होंने वाचन किया उनका। और जब गीता का वाचन हुआ तो सही होश में आ गए। तब महाभारत पूरा हुआ। उस महाभारत को कंप्लीट करने के लिए वो विजन इंडिया नाम की पुस्तक जो कि कन्फाइंस में रखी हुई है, उसके अंदर 5,30,000 शब्द लिखे गए हैं और करीब करीब इस तरह का, जिस तरह का एक किताब है, करीब 4 वॉल्यूम वो बनेगा वो पुस्तक। और वो 2 सालों में हमने लिखा है, अंग्रेजी में है और खास करके अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी हो इंग्लिश में, क्योंकि जो हमें वास्तविक स्थिति को प्रेजेंट करना था वो केवल भारत के संदर्भ में नहीं, क्योंकि भारत अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। जब खास करके गैट एंड WTO आ गया और ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हो गया है, बिजनेसेस एंड एक्टिविटीज जितना भी, और टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ा है, स्पेस टेक्नोलॉजी इस कदर, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस तरह से बढ़ा, आर्म्स रेस इस तरह से बढ़ा, उस स्थिति में पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में भारत को रखा करना है। समय ज्यादा हो रहा है तो बताइएगा मनोहर जी, आप लोग भी उगता होंगे तो थोड़ा सा हाथ उठा देंगे, मैं बैठ जाऊंगा। क्या नहीं बोलिए। अच्छा बोल रहे तो बोलिए। आदेश है, मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ क्या? हाँ अच्छा ठीक है, मनोहर जी का हो गया। हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मनोहर जी को अभी काफी इनकरेज करने की जरूरत है। कैसे होगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किताब लेकर के पढ़ा जाए, मैं किताब खरीद करके पढ़ा जाए, कम से कम इसका जो कन्वर्सिंग का मतलब ग्रेप वाइन पर ये चर्चा चलनी चाहिए। जो जहां है कि भाई एक किताब ऐसी लिखी गई है, महायुद्ध, उसको महाभारत मान लीजिए, महायुद्ध नहीं, उन्होंने महायुद्ध लगा दिया, महाभारत में मानता। कम से कम एक पुस्तक हिंदी में लिखी गई है और काफी इन्होंने शोध करके लिखी, मेहनत करके लिखी है। आप इसका एक चर्चा शुरू कर दीजिए कि इस तरह की एक पुस्तक लिखी गई है भारत के ऊपर, डिस्क्रिप्शन तो उन्होंने दे ही दिया। जब यह शुरू हो जाएगा तो हम समझते हैं इनको बहुत बड़ा इंकरेजमेंट। ये तो मैं नहीं कर सकता हूं कि मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो हो गया, हालांकि जिस समय इनसे बात हुई थी मेरा भी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था। अभी टाइफाइड हो गया, 2 महीना से मैं इतना परेशान हुआ हूं और अभी भी टोटली रिकवर नहीं कर पाऊं। इतना ज्यादा दवा दे दिया, एंटीबायोटिक और इंजेक्शन दोनों, 14 एंटीबायोटिक खाया, उसके बाद 14 इंजेक्शन, और उसमें हमारा शरीर जो है इंटेस्टाइन और लीवर ये दोनों खत्म करीब हो गया था। ग्रेजुअली आई एम रिकवरिंग बैक, आई मीन कन्वालेसिंग gradually of course, not to my satisfaction, so that I could just show my energy level. तो एनर्जी लेवल वाइज हम अभी बहुत पुअर हो चुके हैं, तो हम उसको कंपनसेट ये करेंगे। हम ये आप लोगों से, ऑडियंस काफी है, काफी हम समझते हैं 50 तो करीब, 50 नहीं 30-40 तो जरूर है, और बुद्धिजीवी अच्छे सर्कल से आप आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहूंगा कि इस महाभारत को की भूमिका को फाइनल महाभारत शुरू करने के लिए आप लोगों की भूमिका कम से कम इसका जिक्र शुरू कर दिया जाए, और शुरू कर देंगे तो जरूर उनको एक इंकरेजमेंट मिलेगा महाभारत शुरू होने का, और कृष्ण को इमर्ज करने का एक बैकग्राउंड बनेगा, जरूर बनेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज कन्फ्रंटिंग अगेंस्ट। इस तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये शुरुआत, क्योंकि अभी तक जो हमारा जो भारत को परिवर्तन करने की दौड़ चली है पॉलिटिक्स के जरिए, लेकिन पॉलिटिक्स अभी 75 साल, मैं तो इसमें भी हूँ 70 साल, ये सिद्ध कर चुका है। इसके बीच में बहुत सारी सरकारें बनी और बड़े बड़े वादे देकर के कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज
1 अरब से ज्यादा जनता ऐसी हालत में आ गई है कि उसको अब मरना ही है, कोई रास्ता नहीं है उसके इमेंसिपेशन का, सही जगह पर आने का। इसलिए महाभारत का मतलब पांडु के ऊपर जो दुर्योधन एक वर्चस्व स्थापित करना था, उस वर्चस्व को खत्म करके पांडु को स्थापित करना, क्योंकि पांडु जो है सच्चाई, धर्म और गुणवत्ता के आधार पर था। इसलिए कृष्ण अभी क्या है, मेहनत और ईमानदारी के कपड़े पर एक पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है। ये जो महाभारत लड़ी जाएगी, उस पॉलिटिकल पावर, वो भी करप्शन से लिप्त। अभी तो करप्शन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया इंडिया के अंदर, उसके ऊपर मेहनत और ईमानदारी को स्थापित करना है। यही अब जो हमारा महाभारत शुरू होने वाला है, वह इसी नोट पर शुरू होगा। और जिसके लिए उन्होंने पुस्तक इसको लिख दिया है, महायुद्ध महाभारत है ये। और मैं उसी संदर्भ में जब ये हो जाएगी तो मैं विजन इंडिया नाम की पुस्तक, जो 5,30,000 शब्दों में लिखी गई है, उसको मैं निकालूंगा और महाभारत पूरा होगा। और इस बार जो महाभारत होगा वो महाविश्व होगा, क्योंकि विश्व को भी बहुत तरह की जरूरतें हैं, वो भारत ही पूरा करेगा। भारत बार बार कह रहा है कि विश्व गुरु, लेकिन विश्व गुरु कहने से थोड़े होता है कि विश्व गुरु, आपको साबित करना पड़ेगा। यू आर स्टैंडिंग नोवेयर इन द प्रोसेस ऑफ शोइंग अप एज ए विश्व गुरु। भारत, इंडिया इज नॉट शोइंग अप एनीवे कि वो भारत विश्व का गुरु हो जाए। अभी देखिए कि रशिया में और अमेरिका प्रॉक्सी वॉर और रशिया के बीच जो चल रहा है, यूक्रेन उसमें बर्बाद हो रहा है, और 3rd वर्ल्ड वॉर का जो सिनेरियो अभी इमर्ज करने वाला है, न्यूक्लियर वॉर का सिनेरियो, ये आर्म्स रेस का एक्सट्रीम, कहीं कोई नजारा दिखलाई पड़ रहा है, कोई रास्ता मिलने वाला है इंसानियत को। इसलिए वर्ल्ड को एड्रेस करने की जरूरत है। और इसमें हमने ये जो टेक्नोलॉजी रेस है, WTO है, गैट है, सबके खिलाफ हमने कहा है कि यह प्रक्रिया जो है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट का और टाइम लूंगा, ये जो स्टार्ट किया है, ये 1960 से शुरू हुई है। कलकत्ता में जो मूवमेंट शुरू हुआ, ये कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में जो शुरू हुआ कैपिटलिज्म के खिलाफ, उसके रिएक्शन में जो टेक्नोलॉजी, मनुष्य को हटाओ, उसी वक्त से 60 से, और जितने भी बिजनेस हाउसेस वो धीरे धीरे फ्लाई कर दिया बॉम्बे। और 60 पे आप लोग स्वयं नहीं होंगे, लेकिन हम तो एकदम देखे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं साथ में। हम 61 में मैट्रिकुलेशन पास किया था, हमें जो है डायरेक्ट एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में होने का था। मैंने नहीं किया केवल कि करप्शन के कारण, ये घूस का क्षेत्र है इंजीनियर बनना, हमने नहीं बना। हम वहां पर डायरेक्ट एडमिशन हमारा मार्क्स के आधार पर हो रहा था, हमने नहीं किया। तो ये जो 60 से शुरू हुआ है और 80 में आकर के गैट और WTO आया है, और उसके बाद 80 के बाद ही अमेरिका जो है कंप्यूटर को शुरू किया। सेमीकंडक्टर के ऊपर में आपको काम हुआ है, 70 से शुरू हुआ है सेमीकंडक्टर के ऊपर काम। सेमीकंडक्टर कंप्यूटर का जो बेस मटेरियल है, जितना भी आपका गैजेट्स है इसमें कंप्यूटर में लगता है, सबका काम शुरू है 70 में। और इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कॉलर, सभी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अमेरिका से आता था, और वो लोग सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम करते थे, सिलिकॉन के ऊपर में काम करते थे, और करके ये 80 तक इस काम को कंप्लीट किया अमेरिका। और उसके बाद कंप्यूटर का शुरुआत हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने में। भारत में तो आया है बाद में, 2000 के बाद एक लेवल पर आया है, लेकिन पहले जो है कंप्यूटर के ऊपर में जो उस वक्त 2000 के बाद, उसके बाद जो है अभी जो कंप्यूटर का रेस
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टेज कि मनुष्य के सोचने की अब दिमाग की भी हमको जरूरत नहीं है। पहले तो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी जो है सो आदमी के इंसान के इन्वॉल्वमेंट को प्रोडक्शन ओके तो इस प्रक्रिया को स्टॉप करके ईमानदारी और मेहनत स्थापित करने के लिए और एक पॉलिटिकल पावर ये हम एक और लेके हम थोड़ा सा विषयांतर हो गए कि ये जो इलेक्शन है उसके जरिए और ये जो राजनीति की जो कार्यक्रम उससे भारत को दिशा मिलने और पूरे वर्ल्ड को दिशा मिलने वाला नहीं, इसलिए हमने उस किताब में दिया है बहुत सारे हमने एक दिया है कि 5 साल के लिए इलेक्शन खत्म करो और जल्दी जल्दी में 1947 में जो गलत लाइन बन गया उसी पर भारत को चलाना शुरू कर दिया, ये खत्म होगा तभी जबकि 5 साल इलेक्शन को बाइकआउट करके हम एक नया रास्ता भारत के स्तर के जो बुद्धिजीवी है उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके पहले एक नजरिया हो कि 47 की जो भी तरीके थे वो अंग्रेजों से ले लिया गया था, तो उसको हटा करके हम कैसे नया तरीका बनावे कि सभी आदमी को कोई ना कोई रास्ता मिले अपने हुनर और अपने क्षमता के अनुसार। इसको बहुत धन्यवाद आपको। प्रेरणा एक ऐसा सिंहनाद है जो सुप्त चेतनाओं को भी जगाता है। जैसे कि मनोहर मनोज जी इंटरेस्टेड नहीं थे बट उन्होंने बोला और उनकी स्पिरिट्स को रिकिंडल किया और आज इतनी खूबसूरत किताब हमारे सामने है। तो कब कब किसके शब्द कब क्या प्रभाव होता है हमें मालूम नहीं पड़ता। तो अब मैं क्योंकि समय भी थोड़ा हमारा कहते हैं ना ऊपर का ऐसा हुक्म है, घटाएं भी क्या करें, बारिश जैसा माहौल भी है, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट नाउ दिलीप कुमार जी 2 मिनट वो भी अपनी बात रखें। परम आदरणीय मंचासीन मुख्य अतिथि श्री नारायण जी, भाई सुभाष चंद्र जी, इस सभागार में उपस्थित मीडिया कर्मी मित्रों साथियों, आज काफी खुशी का दिन है कि हमारे भाई मनोहर मनोज जी ने, डॉक्टर मनोहर मनोज जी ने इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक पुस्तक का हिंदी रूपांतरण किया है। मनोहर जी हमारे लगभग 25 वर्ष पुराने मित्र हैं। जब ये MA PhD करके आए थे तो अपनी पत्रकारिता युवा पत्रकार संगठन वगैरह में इन्होंने अध्यक्षता भी की और इन्होंने इकोनॉमी इंडिया की शुरुआत की। इकोनॉमी इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निकालना शुरू की है और उस समय से इनसे हमारा संपर्क होता रहा। 1 मिनट में मैं परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार हूं, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं और दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में सीनियर इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य करता हूं। तो हमारी बात में तो अर्थशास्त्र की बात निकलेगी ही। और इसके साथ साथ भाई मनोहर जी हमारे इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के आज 28 वर्ष पूर्व सदस्य बने थे, जिसका मैं इंडिया का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। उस समय से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमारी गतिविधि जो एकेडमिक गतिविधियां होती हैं उनमें इनकी भी सहयोग रहती है और ये करते हैं अपने कुछ पब्लिकेशंस के लिए भी मेरे पास आते रहे और हमने जो हुआ वो मैं करता रहा। मैं बेसिकली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में काम करता हूँ, रूरल इकोनॉमिक्स में काम करता हूँ। रहने वाला मैं पटना का नौबतपुर का हूँ। अभी मैंने एक गांव पर 2 पुस्तकें 1000 पेज की लिखी है। कोपा कला गांव है, उस पर 2 पुस्तकें हैं। कोपा कला गांव का बदलता चेहरा, चेंजिंग फेस ऑफ ए विलेज कोपा कला हिंदी में। दूसरी पुस्तक है कोपा कला गांव की माटी और रूप। और तीसरी पुस्तक अगले महीना हम नौबतपुर में रिलीज करने जा रहे हैं, राकेश सिन्हा जी जाएंगे। नौबतपुर आधुनिकता के दौर में बदलता परिदृश्य, चेंजिंग सिनेरियो इन द मॉडर्निटी। नौबतपुर में 109 रेवेन्यू ब्लॉक विलेजेज हैं, उन सबका डाटा लेकर के आजादी के बाद से, चूंकि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हम तो रिसर्च में मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन तो हर कोई बता देता है, बढ़ गया घट गया, लेकिन हम डाटा के आधार पर मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो ये मेरी छोटी सी परिचय है। तो भाई अभी इनकी किताब के बारे में समय मेरे पास बहुत कम दिया गया है, 2 मिनट में अपनी बात करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार एक अपने आप में इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है
कि एक इंसाइक्लोपीडिया लिखे हैं, इसके बावजूद भी बहुत सा भाग होगा जो अछूता होगा। क्योंकि कोई आइडिया ले, हर लोगों के पास आइडिया होता है, आइडिया को लिखने की कला ही तो लेखक बनाता है, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और लेखक भी बने हैं। हम कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार कैसे हमारे देश के आर्थिक विकास को बाधक पैदा करता है। छोटी सी एक एग्जाम्पल, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार का प्रकार बता दिया, भ्रष्टाचार के तरीके भी बता दिए, चाहे घूस लेना हो, पैसे, नेपोटिज्म वगैरह वगैरह। मैं सिंपल एक बात कहना चाहूंगा कि शिक्षा में यदि भ्रष्टाचार है, उसका कितना साइड इफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर नेशन के ऊपर आएगा। एक एग्जाम्पल लीजिए, एक वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट होता है, एक गवर्नर के द्वारा प्राय होता है। भारत के रूल के तहत गवर्नर या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी कहीं चांसलर है तो होता है। अब यदि एक वाइस चांसलर लाखों रुपए दे करके, लाखों की बात हो जाए तो करोड़ों में चल रहा है, वाइस चांसलर बनते हैं, वो वाइस चांसलर क्या करेंगे? करप्शन से वाइस चांसलर बन गए, गवर्नर करप्ट रहा, वाइस चांसलर करप्ट बने। अब लेक्चर के अपॉइंटमेंट में क्या करेंगे? लेक्चर के अपॉइंटमेंट में खुले पैसे लेंगे, ट्रांसफर में खुले पैसे लेंगे, अब तो एडमिशन में पैसे लेंगे, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो। अब इसका देखिए कैसे इंपैक्ट पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। इंजीनियरिंग में गलत लेकर के पैसे से किसी को इंजीनियर बना दिए, पढ़ लिया, पढ़ करके इंजीनियर बन गया। एक मेरिटोरियस बच्चा जो मेरिट से आ सकता था वो तो खिसक गया वहां से। एक करप्ट व्यक्ति जाकर इंजीनियर बनेंगे तो पुल बनेगी, बिल्डिंग बनेंगे, उसी हाल होगी। मेडिकल में आप देखिए, मेडिकल में भी पैसे लेकर एडमिशन हो रहे हैं, पैसे लेकर के लोग कर रहे हैं। तो ऐसे परिवेश में हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास की जो गति है वो कहीं ना कहीं चरमरा रही है। और भ्रष्टाचार कोई आज एक नई चीज नहीं है, रूप बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं, समय और सीमा के आधार पर बदल रहे हैं। सतयुग त्रेता भी देखने जाए तो भ्रष्टाचार था, कम नहीं था, रूप अलग थे, प्रक्रियाएं अलग थी। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सी बातें की जा सकती है, करनी है। तो इसमें हम एक कहना चाहेंगे समय सीमा को देखते हुए कि भ्रष्टाचार को ठीक करना, खत्म करना एक कल्पना है। एक डिग्री कम की जा सकती है, 100% में 10% कहें, कहीं 20% है, कहीं 25% है। लेकिन भ्रष्टाचार का फॉर्म इतने रूप से हो गए हैं। अब देखिए, रामदेव जी भी काला धन के लिए आंदोलन किए, उनका भी धन देख लीजिए। अपने अन्ना जी ने भी भ्रष्टाचार और इसके विरोध में किए, बीपी सिंह ने किए, जयप्रकाश आंदोलन की। ये सब चीज कहानियां हैं, ये सब के अलग अलग फॉर्म रहे हैं। इसलिए मैं एक लाइन में कह के चलना बंद करना चाहूंगा कि जमाना बदलना अगर चाहते हो, जमाने के पहले बदलना तो सीखो। जमाना बदलना अगर चाहते हो, जमाने के पहले बदलना तो सीखो। मजारों पर दीपक तो जल जाएगा, पहले घर में दीपक जलना सीखो। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम ब्लेम करते हैं कि मनोज जी भ्रष्ट हैं, दिलीप कुमार भ्रष्ट हैं, उद्घोषका मैडम भ्रष्ट हैं, आप भ्रष्ट हैं। तो ये ब्लेमिंग तो चलता रहा है, चलता रहेगा। अरे भाई, आप अपने आप में सुधार लाए ना। अपने आप में यदि सुधार लाते हैं तो हम समझते हैं कि एक दिन आएगा कि भ्रष्टाचार की डिग्री धीरे धीरे कमेगी। और एक केवल पॉलिटिशियन के पीछे भ्रष्टाचार नहीं है, हम माफ करेंगे, मीडिया कर्मी भी यहाँ है, यहाँ भी कम करप्शन नहीं है। यदि आप कोई सेमिनार करते हैं, वेबिनार करते हैं, तो जब तक उनको मुर्गा और जो शराब और बढ़िया बैग और कुछ पैसे नहीं देंगे, आपकी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। इसलिए यह ऊपर से नीचे तक बना हुआ है। तो इसके लिए कोई उपाय नहीं है। नो ब्लेमिंग टू एनीवन, जस्ट टू ट्राई टू रिपोर्ट इटसेल्फ। इसी के साथ साथ मैं भाई मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनकी पुस्तक अपने आप में बहुत सी चीजों को छूता है जो अनटच्ड है। इसकी सीमा खत्म नहीं होगी, और भी क्रम होता रहेगा, आइडिया मिलते रहेंगे और पुस्तकों का क्रम चलता रहेगा। हम सभी श्रोतागण मित्र बंधुओं का हमारी गुजारिश रहेगी कि इनकी किताब को प्रश्रय दें। चूंकि आज की हमने भी 16 किताबें लिखी हैं विभिन्न डायमेंशंस में। प्रिंटिंग कितना कॉस्ट लगता है मैं जानता हूं। तो एक व्यक्ति के पास हुनर है, लिख सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से जब बोझ पड़ता है तो दिक्कत होती है। इसलिए हम लोगों को जिस रूप में जिसका जहां सहयोग बनता हो करने का प्रयास करना चाहिए।
इसी के साथ साथ मुझे अपने विचार रखने के लिए 2 मिनट समय दिया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उपरोज का मैडम की जो मधुर वाणी है, इनकी जो वाणिज्ञता है, इनकी जो वाणी में विलक्षणता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपकी इस बात से वाकिफ रखती हूँ कि आपने बोला कि इसको हटाना वाकई मुश्किल काम है और ये सच्चाई है और ये हमको एडमिट करनी पड़ेगी। मगर क्योंकि आई बिलोंग टू ए गवर्नमेंट सेक्टर और मेरा ये अपना नजरिया है कि एक व्यक्ति अगर ईमानदार का एपिटोम है तो जरूर ऐसा होता है कि जो बाकी जितने भी निचले स्तर के लोग होते हैं ना, वो हिम्मत नहीं कर पाते। तो अर्थात इससे एक ये भी नतीजा निकलता है कि एक जागृत व्यक्ति एक जागृत समाज को जन्म दे सकता है, बशर्ते हम मन से माने कि ये चीज गलत है। और जब तक इस तरह की किताब या इस तरह, जब कहते हैं ना अपनी गवाही तो हमारा अंदर का मन होता है, जब आप अपने मन में ये मान लेते हैं और इस भावना को हमें जागृत करना है बच्चों में, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर जनरेशन है, हमारा आगे का जो भारत है। तो उसमें अगर हम जब बचपन से, मुझे ये मेरा एक अपना मत है, हालांकि मुझे यहाँ बुलाया नहीं गया है, बट मैं ये देखती हूँ कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, पर मॉरल वैल्यूज पर एक भी किताब नहीं होती। मॉरल वैल्यूज पर एक भी किताब नहीं होती। मुझे लगता है ये वाला एक पॉइंट आप और डाल लीजिए अपनी किताब में, क्योंकि जब बच्चे बचपन से पढ़ेंगे ना और मॉरल वैल्यूज की ये सही है ये गलत है, तो शायद वो बड़ा होके करप्शन ना करे। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री हितेश व्यास जी को 2 शब्द के लिए।